Hello guys, good morning. Welcome back on for my educational hub. In the last lecture we were discussing about systems and types of system. तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें निकाय के प्रकार के बारे में स्टडी किया था और निकाय के 3 टाइप बताए थे मैंने, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, खुला, बंद और विलगित निकाय। तो ये क्या क्या होते हैं, कोई फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है तो पीछे वाले लेक्चर पहले देख ले, कंप्लीट कर ले उसको, फिर ये समझ में आ जाएगा। तो हमने 3 टाइप के सिस्टम पढ़ लिए थे। अभी हम लोग नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऊष्मागतिकी अवस्था, थर्मोडायनेमिक स्टेट। और थर्मोडायनेमिक स्टेट या ऊष्मागतिकी अवस्था का क्या मीनिंग होता है ये हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर की जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये हेडिंग लिख लीजिए ये, और फिर इसके अंदर मैं कुछ लिखवाता हूँ। हिंदी मीडियम में भी लिखवाऊंगा, इंग्लिश मीडियम में भी लिखवाऊंगा, जैसे सारे लेक्चर्स में कर रहा हूँ वैसे। तो पहले ये हेडिंग लिख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। लिखो थर्मोडायनेमिक स्टेट, ऊष्मागतिक अवस्था। पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, मीनिंग लिख लो, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लिखो, पहले इसका मीनिंग लिखो। किसी भी निकाय की संपूर्ण सूचना देने वाले प्राचलों, निकाय की संपूर्ण सूचना देने वाले प्राचलों का समूह है ऊष्मागतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें आगे लिखो, सामान्यतः ऊष्मागतिकी में दाब, ब्रैकेट में लिखना P, ताप, ब्रैकेट में लिखना T, एवं आयतन से ऊष्मागतिक अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ऊष्मागतिकी में दाब, ताप एवं आयतन से अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश वाले लिखो, ए ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स which gives the complete information about a system represents the state of that particular system, आगे लिखो, in thermodynamics the state is generally represented by the parameters pressure, P, temperature T and volume V।
गॉट इट? ये हो गया। देखो अब मैं इसको मीनिंग समझाता हूँ इसका क्या है। मैंने क्या बोला, देखो हमने ये बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी चीज़ को स्टडी करना उसको बोल दो सिस्टम। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया। मेरे पास में ये कोई बीकर है, ये कुछ भी है, इसके अंदर कोई भी मटेरियल है, ठीक है, ये जैसे कोई लिक्विड है इसके अंदर। मुझे बताना है कि चलो ये क्या है, सिस्टम हो गया, इसको स्टडी कर रहा हूँ, इसको स्टडी कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया, अपना निकाय हो गया। चलो ये बात क्लियर हो गई अपनी। अब अभी इसकी पर्टिकुलर क्या सिचुएशन है, अगर मुझे उसको बताना है तो मैं कैसे बताऊं? जैसे मान लो कि मैं मेरे बारे में स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं हो गया सिस्टम। अब मैं मेरे बारे में इंफॉर्मेशन बताऊं, किसी पर्टिकुलर बंदा कोई आया और वो मेरे बारे में स्टडी करना चाहता, तो मैं सिस्टम हो गया। अब वो जानना चाहता कि आते ही वो मेरे बारे में पूछेगा कि क्या 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 इन्फॉर्मेशन है, तो वो मेरे बारे में कुछ डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने का मतलब जैसे वो मेरे बारे में पूछेगा कि मेरी एज कितनी है, मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है, ये इन्फॉर्मेशन होगी। ये 2-3 चीज़ें पता करके वो क्या बताएगा कि अभी मेरी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, अभी मेरी क्या अवस्था है, मेरी क्या स्टेट है। समझ में आया? तो वो किस किस से बता सकता है? मेरी एज से बता सकता है, मेरी हाइट से बता सकता है, वेट से बता सकता है, मेरे बैंक बैलेंस से बता सकता है। मतलब काफ़ी पैरामीटर्स कलेक्ट करके वो मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो वो जो डेटा है, वो जो 2-3 डेटा है, वो 2-3 डेटा है, वो क्या बताते हैं? वो अवस्था को बताते हैं, वो स्टेट को बताते हैं। जैसे नाम हो गया, पता हो गया, एड्रेस हो सकता है, फादर्स नेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मेरा एज हो सकता है, वेट हो सकता है, मास हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये जो डेटा है, इन डेटा का जो कलेक्शन है, ये 4-5 डेटा बता दी, मतलब आपने उसकी क्या बता दी, एक अवस्था बता दी, एक स्टेट बता दी। तो किसी भी चीज़ की अवस्था का मतलब है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट निकाल सके, ऐसे 3-4 पैरामीटर बता दो। जैसे मैं आपके आधार कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, आधार कार्ड में जो जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो आप उस बंदे की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल के ला सकते हो। इसी तरीके से अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में भी किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए या उसको स्टडी करना है, तो वो सिस्टम हो गया, उस सिस्टम के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके बारे में 3-4 पैरामीटर्स बता दो, फिर उसके बाद में मैं सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ उनकी हेल्प से। तो आप मुझे क्या क्या बता दो, एक तो मुझे आप बता दो प्रेशर, एक टेम्परेचर, एक बता दो वॉल्यूम। जनरली इनसे रिप्रेजेंट करते, जरूरी नहीं ये फिक्स नहीं है, और भी चीज़ें हो सकती है इनके अलावा, या इनको हटा के कुछ और भी चीज़, पर जनरली जो थर्मोडायनेमिक्स में अवस्था जो बोली जाती है, स्टेट बोली जाती है, वो किस तरीके से बोली जाती है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के टर्म्स में बताई जाती है कि ये 3-4 पैरामीटर ले लो, 3-4 प्राचल ले लो। पैरामीटर या प्राचल का मतलब है क्वांटिटीज, राशियाँ, कुछ राशियाँ ले लो, उनको बता दो आप, तो आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो उसकी हेल्प से। तो इन राशियों का जो ग्रुप है, वो समूह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवस्था को रिप्रेजेंट करता है वो। तो ये ऐसा है, क्या है, देखो ऊष्मागतिक अवस्था, ऊष्मागतिक अवस्था, थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कोई भी फंक्शन ले लिया और वो ऐसे आ जाएगा PVT, मतलब वो इन 3 का फंक्शन होगा। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बता दो, आप उसके बारे में क्या बता सकते हो? आप उसकी अवस्था बता सकते हो, स्टेट बता सकते हो। क्लियर हो गया? ये इसकी अवस्था होगी, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मुझे बता दो, मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा उस सिस्टम की। कभी कभी और भी चीज़ें आती है, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी भी आ जाती है, कभी कुछ और भी आ सकता है। तो वो सिस्ट अपने पे डिपेंड भी करता है कि मैं किन किन टर्म्स में बात करना चाहता हूँ, लेकिन जनरली आपके इस लेवल पर अभी स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये काफ़ी है। आपको अभी क्या छापना है, ये छाप लो, ये जो मैंने ये बनाया है, ये इसके बारे में छाप लो, ये ठीक है, ये लाइन छाप लो, करेक्ट। ये हो गया ऊष्मागतिक अवस्था, थर्मोडायनेमिक स्टेट। क्लियर? तो जैसे ये छापने के बाद में आपको, अगर आपको नहीं छापा तो पॉज करके छाप लेना, फिर आगे स्टार्ट कर लेना। अगर देखो, अगर मान लो कोई सिस्टम है,
अगर कोई सिस्टम है और वो सिस्टम कुछ इस तरीके का है, कैसा कि मान लो मैं इसे बता रहा हूँ, ये जैसे अभी बीकर लिया है ना, इसमें कुछ है, इसका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है, ये तीनों चीज़ बता दी मैंने, मतलब इसकी अवस्था बता दी कि स्टेट बता दी, ये अवस्था में किसी पर्टिकुलर स्टेट में है ये अभी। थोड़ी देर बाद में मान लो इसी का कुछ टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर कुछ चेंज हो गया, इसका प्रेशर अभी कुछ चेंज हो गया, पी डैश हो गया, अभी वॉल्यूम है इसका कुछ वी डैश हो गया, टेम्परेचर टी डैश हो गया। हो सकता है इनमें से दो चीज़ें सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, एक चीज़ डिफरेंट भी हो सकती है और बाकी चीज़ें सेम भी हो सकती है। अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वो दूसरी अवस्था में चला जाएगा। मतलब जैसे ये मान लो स्टेट 1 है, अवस्था 1, ये स्टेट 2 हो सकती है। समझ में आता है? मतलब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है। अगर उसमें से इनमें से कुछ भी अगर आपने चेंज कर दिया ना, कुछ भी, जैसे मान लो प्रेशर वैसा का उतना है, वॉल्यूम उतना का उतना है, टेम्परेचर मान लो चेंज हो गया, कुछ टी डैश हो गया, अलग हो गया, तो वो दूसरी अवस्था हो जाएगी, अलग अवस्था हो जाएगी, अलग स्टेट हो जाएगी। क्योंकि अलग स्टेट का मतलब उसके पैरामीटर्स चेंज हो गए। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि मेरी अभी एज है कुछ पर्टिकुलर, उसका मेरा टेम्परेचर है कुछ, मेरा कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है अभी वो है। अभी 2 मिनट बाद में मेरी एज चेंज हो जाएगी क्योंकि 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 2 मिनट बाद में मेरी अवस्था बदल जाएगी, मेरी स्टेट बदल जाएगी, क्योंकि मेरी अवस्था को रिप्रेजेंट करने वाले जो पैरामीटर है उनमें से कोई ना कोई पैरामीटर बदल गया। हो सकता है कि मेरा वेट नहीं बदले, मेरा टेम्परेचर नहीं बदले, मेरा हाइट नहीं बदले, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस कुछ नहीं बदल रहा, मेरा नाम भी नहीं बदल रहा, क्या बदल गया? एज बदल गई। तो अगर मैं एज पैरामीटर्स में ले रहा हूँ जिससे मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एज अगर चेंज हो रही है तो मेरा स्टेट चेंज हो गया, मेरी अवस्था बदल गई। चमक गया? ये इस तरीके से आपकी स्टेट चेंज हो सकती है। क्लियर है? तो स्टेट ऐसे चेंज हो सकती है। ये तो एक एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल बता दिया, आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो। ये अवस्था मान लो कुछ 1 है, ये अवस्था 2 है। अवस्था का मतलब क्या है? स्टेट 1, स्टेट 2। ये समझाने का तरीका है कि आप कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर है? आप चाहे तो ये छाप सकते हो, बाकी इतना नेसेसरी नहीं है। अगर किसी को छापना तो यहाँ पे पॉज करके छाप लेना। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूँ? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आओ। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऊष्मागतिक अवस्था, सॉरी ऊष्मागतिक साम्य। ऊष्मागतिक साम्य का क्या मतलब है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होता है? इसका सेंस क्या बनता, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखो, पहले मैं थोड़ा सा साम्य से बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम से मीनिंग बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? सिंपली अगर मैं समझूँ, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? संतुलन का क्या मतलब होता है? कि सारी चीज़ें बैलेंस में रहे, इसी को बोलते हैं ना बैलेंस में। जैसे मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करूँ, न्यूटन ने जो बताया, उसमें इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? जैसे एक पार्टिकल है, इफ देयर इज ए पार्टिकल, इस पर अगर इधर से भी फोर्स लग रहा है, मान लो F1, इधर से फोर्स लग रहा है F2, इधर से भी फोर्स लग रहा है F3, और ये पार्टिकल यहाँ से मूव नहीं हो रहा, हिल ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल कैसे? इक्विलिब्रियम में, साम्य में है। और इक्विलिब्रियम में साम्य का मतलब, इसका मतलब है कि इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स है वो क्या है? 0 है। जो नेट परिणामी बल है इसके ऊपर वो कितना है? 0 है। तो अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें, अगर चिरसम्मत यांत्रिकी में बात करें, तो कोई भी चीज अगर साम्य अवस्था में है, अगर इक्विलिब्रियम है, इट मीन्स टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज 0, परिणामी बल उसके ऊपर कितना है? 0 है। ये बात क्लियर होगी? तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसके अंदर इक्विलिब्रियम या साम्य का मतलब होता है कि उस बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, परिणामी बल है वो 0 है। अब ऊष्मागतिकी में साम्य का क्या मतलब होता है? ऊष्मागतिकी में एक कोई भी 2 निकाय है या एक कोई निकाय है, वो साम्य में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस चीज का मीनिंग क्या है? उस चीज को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मैं बोलूं कि 2 सिस्टम है, 2 निकाय, एक ए है एक बी है, ये दोनों कैसे हैं? साम्य अवस्था में है, ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या होता है? अभी ये बताऊंगा मैं।
क्लासिकल मैकेनिक्स वाला समझ में है ना, कि किसी पर 3-4 लोग खींच रहे हैं उसको और वो कहीं पे हिल नहीं रहा। जैसे मेरे को 3-4 लोग खींच रहे हैं इधर से धक्का मार रहे हैं, कोई खींच रहा है, कोई धक्का मार रहा है, कोई खींच रहा है, और मैं यहाँ का यहाँ हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ से मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर जो नेट फोर्स है दैट इज 0, नेट फोर्स 0, परिणामी बल 0, मतलब मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो साम्यक अवस्था की या इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ये हुआ कि नेट फोर्स 0 हो गया। अब ऊष्मागतिकी में देखते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी में साम्य अवस्था को 4 तरीके से बताऊंगा मैं। इन चारों में से एक भी कंडीशन है, इसका मतलब वो चारों ही होती है। मैं इसकी 4 डेफिनेशन बताऊंगा कि ऊष्मागतिकी में जो साम्य अवस्था को है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बताते हैं, ठीक है। तो इसकी एक लाइन लिख लो पहले, ये हेडिंग लिख लो पहले, सबसे पहले हेडिंग लिख लो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऊष्मागतिकी साम्य, ये हेडिंग लिख लो। और इसके अंदर लिखो एक लाइन, इसके अंदर एक लाइन लिखो, ऊष्मागतिक साम्य थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक लाइन लिखो। इसके अंदर एक लाइन लिखो, ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था या साम्य, ऊष्मागतिक साम्य को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऊष्मागतिक साम्य को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड इन दिस वे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड इन दिस वे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड इन दिस वे। कैसे? आओ, पहला डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, पहला डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन बताऊंगा मैं, पहला डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, कितना है अपने पास, वी हैव इनफ टाइम, और क्लियरिटी आ रही है ना इसके ऊपर, 8 सेकेंड, क्लियर, राइट, ओके। हाँ, तो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करता हूँ मैं। थर्मोडायनेमिक साम्य से क्या मतलब है? जैसे 2 सिस्टम है, 2 निकाय है, एक निकाय ये है ए, एक दूसरा निकाय कौन सा है, दोबारा बनाता हूँ, एक सिस्टम है ये, एक दूसरा सिस्टम है ये, ठीक है। ये ए है मान लो, और ये कौन सा है, बी है। इसका टेम्परेचर मान लो टी ए टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर टी बी। इसका जो एंट्रोपी है मान लो एस ए एंट्रोपी है, और इसका जो एंट्रोपी वो एस बी एंट्रोपी है। इसका कोई बीटा प्राचल जो है, बीटा पैरामीटर, वो है बीटा ए। अब ये बीटा पैरामीटर क्या होता है ये आगे बताऊंगा मैं। बीटा ए है और इसका कितना है, बीटा बी। आगे बात समझ में, ये है 2 हो गए सिस्टम, एक ए सिस्टम हो गया, एक बी सिस्टम हो गया। ए का टेम्परेचर टी ए, टी बी, एंट्रोपी एस ए, एस बी, और बीटा पैरामीटर, बीटा प्राचल जो है बीटा ए, बीटा बी है। ये एंट्रोपी, इनके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन आएगी, एंट्रोपी क्या होता है, बीटा पैरामीटर क्या है। अभी तो बस जस्ट सिंपल समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ, वो बात पे फोकस करो। तो फर्स्ट इसका जो डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन वो यह है कि अगर ये 2 बॉडीज है, 2 सिस्टम है, 2 निकाय है, इन दोनों का अगर टेम्परेचर इक्वल है तो वो दोनों निकाय कैसे कहलाएंगे, वो दोनों निकाय साम्य अवस्था में कहलाएंगे। अगर 2 सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल है तो बोथ सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, वो एक दूसरे के लिए कैसे हैं, साम्य अवस्था में है। तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वहां पे नेट फोर्स 0 होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कुछ और बात बता रहा हूं, यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर अगर बराबर है तो साम्य अवस्था में होंगे। तो पहली लाइन लिखो, इसमें पहली लाइन लिखो, यदि दो निकायों का तापमान समान होता है, यदि 2 निकायों का तापमान समान होता है तो वे साम्य अवस्था में कहलाते हैं। यदि 2 निकायों का तापमान समान होता है तो वे साम्य अवस्था में कहलाते हैं।
यदि दो निकायों का तापमान समान होता है तो वे साम्य अवस्था में कहलाते हैं। इफ the temperatures of both the systems are equal, then these systems are called in equilibrium to each other, are called in equilibrium to each other। ठीक है, दोनों सिस्टम्स का अगर टेम्परेचर बराबर है तो आप ऐसे लिख लो TA इज इक्वल टू TB। हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी जो डेफिनेशन लिखी उसके नीचे वाली लाइन में ये लिख लो। ये मैथमेटिकली समझ में आ गया कि जो आपने लाइन लिखी है उसका मीनिंग है कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। एक डेफिनेशन क्लियर है। साइड में आप ऐसा डायग्राम बना लेना, जैसे दो बॉडीज है A और B। क्लियर है, ये डायग्राम बना लेना साइड में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या है। सेकेंड डेफिनेशन की बात करता हूँ मैं। सेकेंड डेफिनेशन में बीटा पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बीटा पैरामीटर। देखो बीटा पैरामीटर के बारे में लिखो इसका डेफिनेशन बीटा पैरामीटर वाली डेफिनेशन है। यदि दो निकायों के बीटा प्राचलों का मान समान है, यदि दो निकायों के बीटा प्राचलों का मान समान होता है, यदि दो निकायों के बीटा प्राचलों का मान समान होता है तो वे परस्पर साम्य अवस्था में कहलाते हैं। यदि दो निकायों के बीटा प्राचलों का मान समान होता है या है तो वे परस्पर साम्य अवस्था में कहलाते हैं। इंग्लिश वाले लिख लो, इफ the beta parameters are equal of two systems, then these systems are called in equilibrium, करेक्ट है। देन दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। तो बीटा पैरामीटर इक्वल हो तब भी हम उनको इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, टेम्परेचर इक्वल हो तब भी उनको इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन को फॉलो करता है। तो बीटा पैरामीटर ऐसा है, बीटा पैरामीटर को ऐसे लिखते हैं 1/kT। जैसे मान लो कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर है T टेम्परेचर है, तो उसका जो बीटा पैरामीटर होगा, बीटा पैरामीटर ऐसे होगा बीटा इक्वल टू 1/k इंटू टी। T तो टेम्परेचर होगा, K है कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्लियर है? इसका कुछ वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23 इसके अराउंड इसका वैल्यू होता है। वो तो कांस्टेंट है, वो तो उसके बारे में आगे हम लोग जो न्यूमेरिकल वगैरह आगे थ्योरी करेंगे वहाँ पे पूरा डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। पर बीटा पैरामीटर को कैसे बताया गया है? बीटा पैरामीटर क्या है? टेम्परेचर और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका इनवर्स है, उसका रेसिप्रोकल, ये बीटा पैरामीटर है। तो अगर ये बीटा पैरामीटर होता है बीटा प्राचल। अब देखो अगर एक सिस्टम का बीटा है बीटा ए और दूसरी सिस्टम का है बीटा बी, तो ये अगर दोनों बराबर है तो ये कैसे होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। और वैसे अगर मैं देखा जाए तो ऐसा है कि एक का के तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये तो सबके लिए इक्वल होता है। अगर एक का टी ए दूसरे के टी बी के बराबर है तो 1/kT ये बीटा बीटा भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बराबर है तो बीटा बीटा ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएंगे। तो ये दोनों लाइन आप छाप लो। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ना, उसके नीचे जो लाइन लिखी है उसके नीचे ये दोनों ये वाला छाप लो। करेक्ट है? कर पाओगे? छाप लो इसको। नेक्स्ट क्या है? अभी देखो ये तो हो गया,
अब थर्ड की बात करता हूं मैं, एंट्रोपी के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में? एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी को क्या बोलते हैं? इसका एंट्रोपी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एंट्रोपी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब मैं आगे बताऊंगा। अभी तो आप इसको सिंपल एंट्रोपी समझो क्या है। एंट्रोपी का वैसे हल्का सा आइडिया बता दो। एंट्रोपी जो अव्यवस्था की माप कहलाती है, रेंडमनेस होता है, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। बट एक्चुअल में ये मीनिंग नहीं होता, इसका एक्चुअल में कुछ और मीनिंग होता है। मतलब सिस्टम में कितनी अव्यवस्था है, कितनी रेंडमनेस है, पार्टिकल कितने कितने तरीकों से इधर उधर 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 जा सकते हैं, वो जो रेंडमनेस है, वो जो अव्यवस्था है, उसको बताते हैं एंट्रोपी से। पर एग्जैक्टली ये मीनिंग नहीं होता, ये आगे बताऊंगा मैं क्या होता है जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब। थर्ड, तो देखो इसकी एंट्रोपी, जैसे एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, ठीक है ना, ये दोनों सिस्टम है अलग अलग। इसकी एंट्रोपी एस है, इसकी एंट्रोपी एस बी। टोटल जो पूरा निकाय है उसकी जो एंट्रोपी है वो ऐसे होगी, जैसे एस ए प्लस एस बी। टोटल में एंट्रोपी को लिख रहा हूं एस स्टार से, दोनों सिस्टम को मिला के। तो अगर दो निकाय अगर साम्य अवस्था में होते हैं, अगर इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो ये जो एस स्टार का जो वैल्यू है ये क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। एस स्टार का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। कब होता है ये एस स्टार अधिकतम? जब ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम में होते हैं तभी इन दोनों का जो योग है वो मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम होता है। और दूसरी कंडीशन है, अगर साम्य अवस्था में नहीं है तो एस स्टार का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम नहीं होता। एस स्टार का मतलब है संपूर्ण निकाय की एंट्रोपी। ये संपूर्ण निकाय, संपूर्ण निकाय मतलब दोनों को मिला के। तो होल सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होगा, तब दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो लिखो इसका डेफिनेशन लिखो। दो निकाय साम्य अवस्था में कहलाते हैं। दो निकाय, थर्ड वाला डेफिनेशन है इसका। दो निकाय साम्य अवस्था में कहलाते हैं यदि, दो निकाय साम्य अवस्था में कहलाते हैं यदि, दो निकाय साम्य अवस्था में कहलाते हैं यदि दोनों निकायों से बनने वाले संपूर्ण निकाय, दोनों निकायों से बनने वाले संपूर्ण निकाय की एंट्रोपी अधिकतम हो। दोनों निकायों से बनने वाले संपूर्ण निकाय की एंट्रोपी अधिकतम हो। मतलब ये लाइन लिख लो, दोनों निकायों से बनने वाले संपूर्ण निकाय की एंट्रोपी अधिकतम हो। इंग्लिश वाले लिखो, टू सिस्टम्स आर टू सिस्टम्स आर known in equilibrium if the entropy of the whole system is maximum. Entropy of the whole system is maximum. Entropy of the whole system is maximum. ये लिख लोगे, ये जो मैंने बताया ये लिख लेना अभी। मतलब इसकी एस है, इसकी एस भी है, दोनों को मिला के जो टोटल आएगा वो इसकी संपूर्ण निकाय की ऊष्मा वो आ जाएगी, एंट्रोपी आ जाएगी। टोटल जो सिस्टम बना उसकी एंट्रोपी है, और वो एंट्रोपी दैट शुड बी मैक्सिमम फॉर इक्विलिब्रियम। और वी कैन से दैट if the entropy of whole system is maximum, that it means both the systems are in equilibrium. करेक्ट है। अगर दोनों निकायों से बनने वाला संपूर्ण निकाय की जो एंट्रोपी है वो अधिकतम है, इसका मतलब है कि दोनों निकाय कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में है। करेक्ट है। इसकी एक डेफिनेशन और बच गई, वो एक डेफिनेशन इस साइड में डायग्राम बना ही लेना आप, और ये तीन डेफिनेशन होगी। फोर्थ डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 4 डेफिनेशन की बात करते हैं।